सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या बातें हैं कि सबसे पहली बात ये कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के चारों तरफ पाई जाती है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, दोनों सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। आप सबको ये बात पता है, दोनों सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। बेटा, सेल मेम्ब्रेन को नाम किसने दिया था? सेल मेम्ब्रेन नागेली और क्रेमर ने। याद रखेंगे, नागेली और क्रेमर ने जो है इसका नाम क्या रखा था? नागेली और क्रेमर ने इसका नाम रखा था सेल मेम्ब्रेन। ये नाम सेल मेम्ब्रेन नाम किसने रखा? नागेली और क्रेमर ने रखा था। ठीक है ना, हो गया। अगला पॉइंट ये कि इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा किसने बोला था? इसको प्लोवर ने बोला था। याद रखेंगे, प्लाज्मा लेमा नेम किसने रखा? प्लोवर। प्लोवर नाम के वैज्ञानिक ने इसको क्या बोला? प्लाज्मा लेमा बोला था। ठीक है, प्लाज्मा लेमा। नेक्स्ट पॉइंट, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन एक मॉडल भी है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। किसने कहा था यूनिट मेम्ब्रेन? तो इसको कहा था रॉबर्टसन ने। ठीक है ना, रॉबर्टसन ने इसको क्या बोला था? यूनिट मेम्ब्रेन बोला था। याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है हमेशा के लिए, वो ये कि ये लिविंग होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है और सेलेक्टिव परमिएबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में जब मैंने आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल डेड होती है। मैंने आपको सेल वॉल डेड बताया था। सेल वॉल कभी लिविंग नहीं होती, बट सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको दिमाग में अपने अंदर बहुत अच्छे से बिठा लेना है। और प्लस एक आपको यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है सेलेक्टिव परमिएबल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको भी तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन हमेशा कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ना वो सेमी परमिएबल होती है, ना वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है, ना वो इम्परमिएबल होती है। वो हमेशा कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा डीपीपी पे भी मैं इस क्वेश्चन को हमेशा डालता हूँ। अगला पॉइंट यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद 1935 से लेकर 1950 के बीच में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को धीरे-धीरे डेवलप किया गया। 1935 से लेकर 1950 के बीच में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को धीरे-धीरे क्या किया गया? डेवलप किया गया, उसको सुधार किया गया, उसको ठीक से और ज़्यादा उसको अच्छे से उसको मॉडिफाई किया गया, बनाया गया। उसके बाद तब जाकर सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी है वो पॉसिबल हो पाई। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन स्टडी की गई थी वो इंसान के यानी ह्यूमन के ब्लड में जो आरबीसी सेल होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन थी। तो सबसे पहले ह्यूमन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी की गई थी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन से केमिकल पाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल कितने कितने परसेंट होते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले साइंटिस्टों ने इंसानों के अंदर उसके खून में मौजूद जो आरबीसी सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन को देखा था। अच्छा, ह्यूमन आरबीसी जो होती है जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं, उसमें 52% प्रोटीन होती है और 40% क्या होती है? लिपिड होती है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है कि ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन पाई जाती है और 40% क्या पाई जाती है? लिपिड। इसका मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड ही होता है, चाहे वो कहीं की भी सेल मेम्ब्रेन हो, किसी भी एनिमल की सेल मेम्ब्रेन हो, किसी भी प्लांट की सेल मेम्ब्रेन हो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो सब जगह होती है, इंसानों में ही थोड़ी ना होती है, सब में होती है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको। इसका मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड से ही बनी होती है। ठीक है, मेनली। ठीक है, अब आगे की स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ इसके आगे क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, जो सेल मेम्ब्रेन का अगर कंपोजिशन देखा जाए, कंपोजिशन बात करें अगर कंपोजिशन यानी इसका संगठन देखा जाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बेटा। कई बार आपसे कंफ्यूजन एग्जाम में होता है और आप लोग गलत करके चले आते हैं। सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड का बना है। फास्फोलिपिड मतलब लिपिड, फास्फोलिपिड एक टाइप की लिपिड होती है। प्रोटीन्स का बना होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है। यहाँ पर दो मुख्य घटक देखिए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर तीन चीजें होती हैं, दो चीजें नहीं होती, तीन चीजें होती हैं। ऑप्शन में अगर तीनों दिया हुआ है एक साथ किसी ऑप्शन में, तो आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है ना, तो कंपोजिशन अगर देखा जाए सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड बाय फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। हाँ, लेकिन फास्फोलिपिड और प्रोटीन ये दो मेन घटक हैं इसके, ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, केवल 1 से 2% पाया जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में भले ही पाया जाता है लेकिन इसका रोल, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन के पास में, सेल मेम्ब्रेन पर। तो इसलिए इसको आप अवॉइड नहीं करेंगे, ये भी उसका एक कंपोजिशन, उसका एक घटक है। ठीक है ना। अगली बात यहाँ पर क्या कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत कम मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, याद रखेंगे।
कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दो रूपों में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो रूपों में होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा लिखा है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट दो रूपों में होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। याद रहेगा ना, भूलेंगे नहीं आप लोग। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दो तरह से कार्बोहाइड्रेट आप जब देखोगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे बनाकर, तो वहां पे आप देखिएगा दोनों पाए जाते हैं, दोनों टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। रहते तो 1 से 2% ही, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का सेल मेम्ब्रेन पे? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो फंक्शन यहाँ पे लिखा है क्या? सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करना। मतलब एक सेल से दूसरी सेल की पहचान कराने में कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन पर ही होते हैं, मतलब सेल की बाउंड्री पर ही हैं। तो इस तरह से कोई आसपास की दूसरी सेल होगी तो वो सेल और ये जो सेल है, दोनों सेल्स के बीच में जो एक तरह से विभेद होगा, जो फर्क होगा, वो हो पाता है किसकी वजह से? कार्बोहाइड्रेट की वजह से। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला, ये अपनी और पराई कोशिका में विभेद करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या कराता है? अपनी और पराई कोशिका में विभेद कराता है, ठीक है ना। अगला, या अब यहाँ पर इतना तो बात आपको समझ में आ गया कंपोजिशन। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से समझना है, वो है मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन को एग्जैक्ट बताने के लिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको बताने के लिए यहाँ पर मॉडल दिए गए। कई सारे सिद्धांत या कई सारे मॉडल दिए गए। क्या बताने के लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। तो सबसे पहला मॉडल जो था वो था सैंडविच मॉडल। सेकंड मॉडल जो दिया गया आगे चलकर उसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। आप सबको याद भी हो गया होगा अब तक तो इसके नाम। तीसरा मॉडल जो दिया गया वो बोला गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोला गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 मॉडल आपके दिए गए थे। तीनों मॉडल में जो है अलग अलग बातें कही गई सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर। अब आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से तीनों मॉडल में क्या फर्क है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन तीनों मॉडल में से क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और एक बार में आप सारा कुछ समझ जाएंगे। और जितने भी आप एमसीक्यू लगाएंगे ना इस पे, आपको लगेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है उससे आपको सच में कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। और देखिए यहाँ पर सैंडविच मॉडल लिखा हुआ है। सैंडविच मॉडल आप सबको दिख रहा होगा। सैंडविच मॉडल किसने दिया था? डेनियली और डेविसन ने दिया था। किसने? डेनियली और डेविसन ने दिया था। याद हो जाएगा किसने दिया था? डेनियली और डेविसन ने दिया था, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने दिया था? डेनियली और डेविसन ने दिया था। उन्होंने बोला कि जो सैंडविच मॉडल होता है वो क्या है? वो एक ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? मतलब सेल मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है? ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। ट्राई मतलब 3 होता है, लैमिलर मतलब परत होती है, 3 परतों का बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन 3 परतों का बना हुआ है, ऐसा बोला गया सैंडविच मॉडल में। 3 परत कैसे होती है? जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच में क्या होता है? एक ऊपर प्रोटीन की परत होती है, बीच में आपका जो जो भी आप स्नैक्स या जो भी आप रखते हो वहां पर खाने वाला आइटम वो आपका होता है, और नीचे की तरफ जो है फिर से प्रोटीन की परत होती है। सेम ऐसे ही यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, मतलब प्रोटीन है, फिर आपकी फास्फोलिपिड की एक बाई लेयर है, उसके बाद फिर प्रोटीन की एक लेयर है, ठीक है ना। वैसे फास्फोलिपिड की 2 लेयर है रियल में, पर दोनों लेयर को हम एक बाई लेयर के रूप में, एक सिंगल लेयर के जैसा सपोज करते हैं। तो एक प्रोटीन के ऊपर परत हो गई, एक नीचे परत हो गई, और बीच में फास्फोलिपिड अणुओं की 2 लेयर हैं, 2 कतारों में वो व्यवस्थित हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सैंडविच मॉडल में डेनियली और डेविसन ने इसको ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर बोला था सेल मेम्ब्रेन को, याद रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है कि प्रोटीन परत की थिकनेस लिखी है। सबसे बाहर प्रोटीन परत होती है, सबसे अंदर भी प्रोटीन परत होती है, और बीच में जो है फास्फोलिपिड अणुओं की 2 क्या होती है? लेयर होती है, बाई लेयर होती है। किसकी? फास्फोलिपिड अणुओं की होती है। तो कुल आपकी मोटाई क्या है? प्रोटीन परत ऊपर वाली 20 एंगस्ट्रॉन की होती है, और फास्फोलिपिड की बाई लेयर जो है वो 35 एंगस्ट्रॉन की होती है, और प्रोटीन परत जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन की होती है। तो टोटल आपका जो थिकनेस हो जाती है वो जाती है 75 एंगस्ट्रॉन। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा 75 एंगस्ट्रॉन। 75 नहीं होगा, अगर एवरेज लिखा होगा तो 75 से 100 एंगस्ट्रॉन, ये वाला ऑप्शन अगर होगा तो उस पर आप टिक कर देंगे। एग्जैक्ट अगर लिखा होगा तो 75 एंगस्ट्रॉम तो है ही, ठीक है ना। थोड़ा आपको दिमाग अपना लगाना होगा एग्जाम में। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने उसको पढ़ा है तो आप उसको सही कर ले जाएंगे, पढ़ा ही नहीं है तो फिर बात ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और बात करते हैं।
देखिए सैंडविच मॉडल में बोला गया कि जो फास्फोलिपिड अणु होते हैं, फास्फोलिपिड अणु आपको दिख रहे होंगे ना, अंदर बहुत सारे फास्फोलिपिड अणु मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ये आपका एक फास्फोलिपिड अणु हो गया। कैसे होता है? ऐसे, ये गोल सा एक इसका हिस्सा होता है फास्फोलिपिड अणु का, और इससे नीचे की तरफ इस तरह से दो निकली होती है टेल। तो ये क्या है? ये एक फास्फोलिपिड अणु हो गया ना। ये क्या है? ये एक फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड अणु कैसा होता है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक का मतलब इसके दो पार्ट पाए जाते हैं। पहला पार्ट क्या है? हेड, दूसरा पार्ट टेल। हेड वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। मीन्स कि हेड वाला पार्ट जो होता है वो वाटर की तरफ होता है, पोलर होता है, जल से प्रेम करने वाला होता है। और हाइड्रोफोबिक टेल यानी जो टेल वाला पार्ट है वो जल का विरोध करता है, जल में घुलनशील नहीं होता है, जल से दूर रहता है, नॉन पोलर होता है। आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सारे पॉइंट अच्छे अच्छे दिमाग में अच्छे से रिवाइज करिए बच्चों, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन ये सारे आएंगे। तो हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो पोलर, उसको पोलर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, पोलर, ठीक है ना। पोलर कौन है? हेड है, हेड है, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? जल की तरफ होता है, जल की तरफ। बहुत अच्छे से याद हो गया, जल की तरफ होता है, ठीक है बेटा। कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो हेड होता है, जो हेड होता है वो प्रोटीन परत, यहाँ इस फिगर में देखो, इस जगह पर देखो, फिगर में देखो, इस जगह पे ये पॉइंट जहाँ पे मैंने येलो किया है, जहाँ पे मैंने येलो किया है, यहाँ पर जो, यहाँ पर क्या है? हेड और ऊपर प्रोटीन है। तो हेड और प्रोटीन, या फिर नीचे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है ना। तो हेड और प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हो? उस बॉन्ड को बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर उसको हम बोलते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो वहाँ पे दो बॉन्ड होते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक होता है आयनिक, दोनों अलग अलग बॉन्ड हैं। तो याद रखेंगे कि जो हेड होता है वो प्रोटीन परत से हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसको भूलेंगे नहीं, उल्टा नहीं करेंगे, ठीक है ना। टेल पे आ जाओ। टेल नॉन पोलर होता है, मैंने आपको पहले बताया टेल कैसा है? नॉन पोलर है। टेल नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। जल से दूर होता है, जल से दूर होता है, टेल नॉन पोलर है। और ये किस तरफ होता है? जल से दूर होता है, ये जल की तरफ नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है। और टेल किसका बना हुआ है? टेल बना हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। टेल किसका बना हुआ है बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। याद हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेल बना हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पर टेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से कौन से फोर्सेस से जुड़ी रहती हैं? तो मत भूलिएगा, वंडरवाल फोर्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बल यहाँ पर लिखा है वो वंडरवाल है। वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड लिखा था, यहाँ पर लिखा हुआ है वंडरवाल फोर्सेस। याद हो गया बेटा? वंडरवाल फोर्सेस से क्या होती हैं? जो भी जितने भी फास्फोलिपिड अणु होते हैं उन सब की टेल्स एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं या फिर आकर्षित रहती हैं या संबंधित रहती हैं, ठीक है ना। सैंडविच मॉडल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, एक सैंडविच की लेयर है, ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन की परत है, और क्या है? अंदर बीच में फास्फोलिपिड की बाइलेयर है, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि ये जो सैंडविच मॉडल था, इस सैंडविच मॉडल को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। ये जो मॉडल पहला वाला था सैंडविच मॉडल, इसको स्वीकार नहीं किया गया। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्या? कि इस मॉडल को स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। इसको मानते नहीं, इसको दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना। क्यों नहीं किया गया स्वीकार? क्योंकि प्रोटीन की जो व्यवस्था थी, क्योंकि प्रोटीन की व्यवस्था जो थी वो सही नहीं थी, ठीक है ना। आपको याद रखना है, स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि क्योंकि प्रोटीन प्रोटीन की व्यवस्था सही नहीं थी। इस मॉडल में जो प्रोटीन बताया गया कि प्रोटीन बाहर है, दो परत होता है, जैसा फिगर में दिख रहा है, सच में ऐसे प्रोटीन नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसमें प्रोटीन की व्यवस्था सही नहीं थी, इस वजह से जो है इस मॉडल को जो है वो स्वीकार नहीं किया गया। आपको याद रहेगा ये बात, सैंडविच मॉडल पहला मॉडल था, खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। और अब दूसरा मॉडल मैं आपको बताता हूँ, और दूसरा मॉडल आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। कौन सा मॉडल? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है ना।
किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। किसने दिया था बेटा? रॉबर्टसन ने दिया था। याद हो गया? रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? रॉबर्टसन ने क्या दिया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। अच्छा देखो, ध्यान दो, यहाँ पर भी लिखा है क्या कि ये एक ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर है। जैसे सैंडविच मॉडल में बोला गया था, डेनियली और डेविसन ने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर होता है। सेम वैसे ही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी यही बात बोली गई कि ये ट्राई लैमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? और यहाँ पर देखो अगली बात क्या लिखी कि दो प्रोटीन परत होती है और एक बाई मॉलिक्यूलर फास्फोलिपिड की परत होती है। बिल्कुल एकदम सैंडविच मॉडल की ही तरह तो है। यहाँ पर भी वही बात बोली गई कि दो प्रोटीन की परत है और बीच में क्या है? एक फास्फोलिपिड की बाई मॉलिक्यूलर परत है, मतलब फास्फोलिपिड अणुओं की दो लेयर की बनी एक परत है, ठीक है ना? तो ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और जो इससे पहले सैंडविच मॉडल था, दोनों मॉडल में बहुत थोड़ा सा एक बात का केवल फर्क था। बस एक फर्क है बेटा इसमें। फर्क क्या है? फर्क क्या था? फर्क मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। रॉबर्टसन के अनुसार रॉबर्टसन के अनुसार कोशिका में पाई जाने वाली आप लोग मेरे साथ नोट करते जाइएगा, कोशिका में पाई जाने वाली समस्त मेम्ब्रेन समस्त मेम्ब्रेन समस्त मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल और और फंक्शनल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, बल्कि फंक्शनली कर दें, स्ट्रक्चरल और फंक्शनली सिमिलर होती हैं। सिमिलर यानी समान होती होती ठीक है ना? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। क्या बोला गया? क्या बोला गया यहाँ पे? उन्होंने बोला रॉबर्टसन ने कि कोशिका में पाई जाने वाली समस्त मेम्ब्रेन, मतलब सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, चाहे वो सेल के अंदर कहाँ मेम्ब्रेन होगी? सेल के अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। सेल के अंदर क्या होता है? तमाम सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ना, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, प्लास्टिड हो गया प्लांट सेल में, ठीक है ना? और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सब में मेम्ब्रेन होती है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन होती है। तो जितनी भी मेम्ब्रेन सेल के अंदर जहां जहां पर भी पाई जाती है, वो सारी मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनली क्या होती है? सिमिलर होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनली मतलब कि क्रियात्मक रूप से और साथ साथ संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होती है? एक समान प्रकार की होती है, एक जैसी होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कोशिका में पाई जाने वाली समस्त मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनली क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। यही एक बात अलग है जो कि डेनियली और डेविसन ने सैंडविच मॉडल में नहीं बताया था। बस आपको यही ध्यान रखना है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में रॉबर्टसन ने ये बात बता दी थी, बाकी सारी बात एग्जैक्ट वही थी जो कि डेनियली और डेविसन ने जो है अपने सैंडविच मॉडल में बताया था। सेम था सब कुछ। उन्होंने भी ट्राइलैमिलर कहा, इन्होंने भी ट्राइलैमिलर कहा, ठीक है ना? बस इन्होंने जो एक अलग बात बोली, रॉबर्टसन ने जो एक अंतर, जो दोनों दोनों मॉडल में अंतर है वो यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि रॉबर्टसन ने बताया कि कोशिका में पाई जाने वाली समस्त मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनली क्या होती है? सिमिलर होती है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक लिखते हैं नोट। नोट, उपरोक्त दोनों मॉडल, उपरोक्त दोनों मॉडल, दोनों मॉडल मतलब सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार
नहीं किया गया। उपरोक्त दोनों मॉडल्स को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि 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 पहला पॉइंट, ये प्रोटीन्स की सही व्याख्या को नहीं बता पाए। सही व्याख्या या व्यवस्था बोल देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। सही व्यवस्था को नहीं बता पाए। ओके, सही व्यवस्था को नहीं बता पाए। दूसरा पॉइंट, ये सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमियाबिलिटी चयनात्मक पारगम्यता सेलेक्टिव परमियाबिलिटी को भी नहीं समझा पाए। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना मॉडल पढ़ाने से पहले कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है, मैंने बोला था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कैसे सेलेक्टिव परमिएबल होती है, इस बात को भी ये दोनों मॉडल नहीं समझा पाए। तीसरा पॉइंट, ये सेल मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, मैंने आपको बताया था ना कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, इलास्टिक होती है, लचीली होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी को भी नहीं समझा पाए। नहीं समझा पाए। ओके, आपको बहुत अच्छे से नोट कर लिया आप लोगों ने सारी बातों को। देखिए बेटा, दोनों मॉडल्स को स्वीकार नहीं किया गया, दोनों मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। चाहे वो पहला मॉडल सैंडविच मॉडल रहा हो, उसको तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, उसको स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि इसमें प्रोटीन की व्यवस्था को सही से नहीं बता पाया था। डेनियल और डेविसन नहीं बता पाए थे कि प्रोटीन की व्यवस्था क्या रहेगी उसके अंदर। फिर ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था जिसको रॉबर्टसन ने दिया था, ये भी मॉडल को बाद में स्वीकार नहीं किया गया। तो उपरोक्त दोनों मॉडल्स को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन्स की सही व्यवस्था को, दोनों मॉडल ये प्रोटीन्स की सही व्यवस्था को नहीं बता पाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन्स की सेलेक्टिव परमियाबिलिटी को भी नहीं समझा पाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। इस चीज को ये दोनों मॉडल नहीं समझा पाते हैं, ठीक है ना। और ये सेल मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी यानी जो लचीलापन सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो क्यों होता है, सेल मेम्ब्रेन क्यों लचीली होती है, इस बात को भी ये दोनों मॉडल बता नहीं पाए। और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन की सही व्यवस्था को भी नहीं बता पाए। इसीलिए इन दोनों मॉडल्स को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, नहीं स्वीकार किया गया। तब बेटा इसके बाद अब तीसरा मॉडल आएगा। तीसरा मॉडल आप सबको पता है। चलिए तीसरे मॉडल का नाम एक बार जरा आप लोग मुझे बता देंगे, तीसरे मॉडल का नाम क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आ गया वो मॉडल जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यही वो मॉडल है जिसको सब लोगों ने क्या किया, स्वीकार किया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको सब लोगों ने क्या किया था, स्वीकार किया था। तो इसलिए इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। सबसे पहली बात किसने दिया, तो हाँ, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, वेरी गुड, गिवन बाय सिंगर 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 एंड
निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है ना। इसको किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने दिया, ठीक है। ये बात आप सबने याद रखनी है। तीनों मॉडल किसने दिया था, आप अलग अलग याद रखिएगा। दूसरी बात कि सर्वमान्य, देखिए सर्वमान्य, सब लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, इस मॉडल को सर्वमान्य मॉडल है, इस मॉडल को सब लोग मानते हैं, ठीक है ना। सर्वमान्य मॉडल है ये याद रखना है। कौन सा मॉडल सर्वमान्य है? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो क्या है? सर्वमान्य मॉडल है। सबने इसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, ठीक है। दूसरी बात, अगली बात ये कि इस मॉडल में क्या बोला गया, बहुत सारी बातें बोली गई। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ बातें लिखता हूँ। इस मॉडल के अनुसार इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एक अर्ध तरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्ध तरल। अर्ध तरल मीन्स इंग्लिश में सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? क्वासी फ्लूइड, क्वासी, QUASI, क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड या फिर क्वासी फ्लूइड है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक अर्ध तरल है, सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड है, ठीक है। इस तरल में, इस तरल में प्रोटीन, इस तरल में प्रोटीन मोजेक, मोजेक प्रतिरूप, मोजेक प्रतिरूप, इंग्लिश में लिखें तो मोजेक फैशन, फैशन, मोजेक फैशन या मोजेक प्रतिरूप में पाए जाते जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं? मोजेक प्रतिरूप में पाए जाते हैं। कौन? प्रोटीन मोजेक प्रतिरूप में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरल में प्रोटीन, प्रोटीन गति करते हैं, प्रोटीन गति करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरल में प्रोटीन गति करते हैं। प्रोटीन की मूवमेंट, प्रोटीन की मूवमेंट मतलब प्रोटीन की गति, प्रोटीन की गति, गति मूवमेंट तरलता, तरलता, तरलता मतलब फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, FLUIDITY,
TY फ्लूइडिटी तरलता पर प्रोटीन की गति तरलता पर निर्भर करती है। तरलता पर क्या करती है? डिपेंड होती है, निर्भर करती है। निर्भर यानी डिपेंड होती है। करती है, निर्भर करती है। ठीक है, प्रोटीन की गति तरलता पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट, तरलता जिसको कि क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, इनको बहुत अच्छे से दिमाग में ध्यान से सुनो, मेरी बात को याद कर लो, समझ लो इसको बहुत अच्छे से। कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तरलता फॉस्फोलिपिड तरलता फॉस्फोलिपिड ओके प्रदान करता है। तरलता कौन प्रदान करता है? फॉस्फोलिपिड प्रदान करता है। एवं इस तरल में प्रोटीन बर्फीले द्वीपों के समान बर्फीले द्वीपों के समान वेरी इंपॉर्टेंट तैरते रहते हैं। प्रोटीन कैसे तैरते हैं? बर्फीले द्वीपों के समान तैरते रहते हैं। ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड क्या है? तरलता कौन फॉस्फोलिपिड प्रदान करता है, और इस तरल में प्रोटीन जो है वो बर्फीले द्वीपों के समान तैरते रहते हैं। अब एक स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा कि प्रोटीन आइसबर्ग in sea of lipids। क्या लिख दिया बेटा? प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड्स, मतलब कि लिपिड के समुद्र में समुद्र किसका बना है? लिपिड का बना है। तरलता किससे है? लिपिड से है। लिपिड के समुद्र में प्रोटीन प्रोटीन के रूप में कौन है? बर्फीले द्वीप। प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप मतलब आइसबर्ग। बर्फीले द्वीप, लिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप। लिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप। ठीक है ना, समझ में आई बात? या इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको इस तरह से देखें कि मान लीजिए कि जैसे आप पानी रखते हो, या आप एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लो कि जैसे आपने क्या लिया, एक बर्तन लिया और उस बर्तन में आपने क्या किया, आपने उस बर्तन में क्या रख दिया? पानी भर दिया। तो ये पानी जो आपने भरा उस बर्तन में, जल, वाटर, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड हो गया। ठीक है ना, ये जो जल है ये आपका क्या हो गया?
ये आपका समुद्र हो गया या ये लिपिड हो गया, लिपिड या फास्फोलिपिड, लिपिड ही तो फास्फोलिपिड है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड फास्फोलिपिड के रूप में होता है ना। तो लिपिड, ये जल जो हो गया, ये समुद्र जो हो गया, वो जल से है, क्योंकि जल से समुद्र बना हुआ है। तो तरलता जो है वो क्या है, फास्फोलिपिड के द्वारा प्रदान की जाती है। सेल मेम्ब्रेन भी बिल्कुल इसी तरीके से है, उसमें तरलता जो है, यानी जो जल के रूप में या तरलता के रूप में जो चीज है वो क्या है, लिपिड है, ठीक है ना। और उसमें कौन तैरता रहता है, प्रोटीन तैरती रहती है, ठीक है। उसमें कौन तैरता रहता है बेटा, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है ऐसे तैरती रहती है, ऐसे ऐसे प्रोटीन तैरती रहती है, थोड़ी आधी डूबी हुई या ऊपर थोड़ा सा, इस तरह से क्या होती है, प्रोटीन जो है वो तैरती रहती है। तो ये जल में जैसे क्या होता है, बर्फ के टुकड़े, अभी आप बर्फ का टुकड़ा डाल दो पानी में, आप देखे होगे ना कि अगर आप पानी में जो है बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दो तो वो तैरते रहते हैं। तो उसी तरीके से जो है, बिल्कुल उसी तरीके से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बताया गया था कि जैसे जल में बर्फ के टुकड़े तैरते हैं, समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप, लिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप उसी प्रकार से होते हैं जैसे जल में बर्फ के टुकड़े पाए जाते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल समझ में आप लोग को आ रहा होगा। एक एक पॉइंट इसका बहुत दिमाग में घुसा लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी, अगर तुम ध्यान से इसको समझ लोगे तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ रहा है ना कि अभी तक क्या बोला गया, अभी तक ये बोला गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि सिंगर निकोलसन ने इसको दिया, ये सर्वमान्य मॉडल था। इस मॉडल में क्या बोला गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, वो अर्ध तरल है, कैसी, अर्ध तरल, सेमी फ्लूइड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेमी फ्लूइड होता है, मतलब एक तरह का तरल ही होता है। अर्ध तरल मतलब पूर्ण रूप से तरल नहीं होता, ठीक है ना, अर्ध तरल होता है, सेमी फ्लूइड या उसको क्वासी फ्लूइड भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। इसमें दो चीजें हैं, फ्लूइड भी है और कुछ ठोस चीजें भी हैं, ठीक है ना। अब इस तरल में प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो कैसे है, मोजेक फैशन में पाए जाते हैं। प्रोटीन किस फैशन में पाए जाते हैं, मोजेक फैशन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रूपी जो तरल है उसमें प्रोटीन मोजेक फैशन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और प्रोटीन क्या करते हैं, गति करते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन जो उस तरल में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। और प्रोटीन की गति किस पर निर्भर करती है, तरलता पर। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन की गति किस पर निर्भर करती है, तरलता पर निर्भर करती है। प्रोटीन की गति तरलता पर निर्भर करती है बेटा, इसको मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ओके, तो प्रोटीन की गति तरलता, अब क्योंकि जितनी ज्यादा तरलता होगी उतनी ज्यादा प्रोटीन उसमें गति करेगा, ठीक है ना। जितना पानी होगा उतने ही बर्फ के टुकड़े उसमें क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक है। तो तरलता पर डिपेंड करती है प्रोटीन की गति। तो प्रोटीन बर्फ के टुकड़े के जैसा है और जो तरल है वो पानी है, मतलब जो जो फास्फोलिपिड्स हैं वो क्या है, वो तरल के रूप में है। तो देखो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है ना कि तरलता जो है वो फास्फोलिपिड प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तरलता कौन प्रदान करता है, फास्फोलिपिड, ठीक है ना। यानी जैसे आपने समुद्र बोला, समुद्र में जो जल है, मान लीजिए समुद्र क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। समुद्र को अगर आप सेल मेम्ब्रेन मान लें तो उसके अंदर जो पानी है वो फास्फोलिपिड है। वो पानी, वो जो तरल है वो कौन है, फास्फोलिपिड है। और उसमें अगर आप समुद्र में जैसे बर्फीले द्वीप तैरते रहते हैं, उसी तरीके से समुद्र में जैसे बर्फीले द्वीप तैरते रहते हैं, उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, फास्फोलिपिड रूपी तरल में प्रोटीन के जो द्वीप हैं वो तैरते रहते हैं, प्रोटीन तैरती रहती है। तो प्रोटीन यहाँ पर क्या है, प्रोटीन यहाँ पर गति करेगी, तैरेगी, ठीक है ना, इसमें फास्फोलिपिड के तरल में। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तरलता कौन प्रदान करेगा, प्रोटीन नहीं, फास्फोलिपिड प्रदान करेगा, ठीक है ना। अब इसीलिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि इस तरल में प्रोटीन बर्फीले द्वीपों के समान तैरते हैं, यानी फास्फोलिपिड रूपी जो तरल है उस तरल में प्रोटीन कैसे तैरता है, जैसे समुद्र में बर्फीले द्वीप तैरते हैं पानी में, वैसे ही। इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख दिया गया, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप। बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया था, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा ना। इससे भी एक अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक मॉडल है गुलाब जामुन मॉडल, आप लोगों ने सुना होगा गुलाब जामुन मॉडल शायद, या नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ गुलाब जामुन मॉडल क्या है, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसी चीज को एग्जैक्ट आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, गुलाब जामुन मॉडल। अब गुलाब जामुन क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, मिठाई है, बहुत सारे लोगों की बहुत फेवरेट मिठाई है, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, खाते हैं, ठीक है।
एक स्वीट है। और आपने देखा है कभी गुलाब जामुन जब बनता है, जो हलवाई होता है वो गुलाब जामुन बनाता है, और वो गुलाब जामुन जब बनाता है तो वो एक बड़ी सी कढ़ाई होती है ना, एक बड़ी सी कढ़ाई होती है ऐसे, एक बड़ी सी ऐसे क्या होती है, कढ़ाई होती है ना। और उस कढ़ाई में क्या होता है, इस कढ़ाई में क्या होता है, इस कढ़ाई में गुलाब जामुन उसके जो है बनते हैं, इसी में वो उसको रखता है, ठीक है ना। तो इस कढ़ाई में मेनली क्या होता है, इसमें आपका शुगर सोल्यूशन होता है, ठीक है ना, शुगर का सोल्यूशन होता है ना कढ़ाई में, जिसको आप चाशनी कहते हो, सही है कि नहीं। तो जो हलवाई होता है जब वो गुलाब जामुन को अपने प्रिपेयर करता है, बनाता है, तो उस कढ़ाई में उसको जो है, जो उसकी चाशनी जिसको आप कहते हो ना, चाशनी, ठीक है, चाशनी यानी जो शुगर सॉल्यूशन होता है, शुगर सॉल्यूशन, चाशनी कढ़ाई में होती है ना। और इसमें क्या होते हैं, जो उसके गुलाब जामुन होते हैं, ठीक है ना, वो इस तरह से ऊपर, आपने देखा कभी गुलाब जामुन इस तरह से ऊपर ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं कि नहीं, तैरते हैं ना, ऊपर ही तैरते हैं, सही है कि नहीं। तो जो गुलाब जामुन होते हैं वो उस चाशनी में जो है, ऊपर कढ़ाई में चाशनी में ऊपर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है ना। तो बस यही तो सेल मेम्ब्रेन है। अब आप गुलाब जामुन को मानो क्या, प्रोटीन, जैसे गुलाब जामुन चाशनी में तैर रहे हैं, वैसे ही प्रोटीन तैर रही है किसमें, किसमें, फास्फोलिपिड में, फास्फोलिपिड में, ठीक है, ठीक है। तो चाशनी को आप क्या मानोगे, फास्फोलिपिड। तो चाशनी क्या कर रही है, यहाँ पर तरलता प्रदान कर रही है, तरलता, तरलता कौन दे रहा है, फास्फोलिपिड। तो यहाँ पर तरलता कौन प्रदान कर रहा है, चाशनी, जैसे गुलाब जामुन मॉडल में चाशनी जो होती है वो तरलता प्रदान करती है। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो फॉस्फोलिपिड होता है वो क्या करता है, तरलता प्रदान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन तरलता प्रदान करता है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। और तैरते कौन है, बर्फीले द्वीप के समान कौन तैर रहा है, या गुलाब जामुन के समान कौन तैरता है सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन तैरती है, ठीक है ना, ठीक है, प्रोटीन तैरती है। ये मॉडल आपको समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब कभी गुलाब जामुन मूवमेंट करते हैं तो कैसे मूवमेंट करते हैं, गुलाब जामुन का मूवमेंट आपने कभी देखा है, गुलाब जामुन का मूवमेंट वो इस तरह से होता है, ऐसे, ऐसे होता है गुलाब जामुन, इस तरह से आपस में थोड़ा हिलते डुलते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा मूवमेंट होता है, साइड में मूवमेंट होता है ऐसा, ठीक है ना, इस तरह से मूवमेंट होता है, ऐसे मूवमेंट होता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं होता, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब कभी आप देखिए जो हलवाई होता है, वो जब उसमें उस गुलाब जामुन की कढ़ाई में जब वो उसको अपने जो उसका बड़ा सा जो उसका चम्मच होता है जिससे वो उसमें उसमें से कभी निकालता है अगर गुलाब जामुन को, तो आप देखिए गुलाब जामुन जो होते हैं ना, वो इस तरह से मूवमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, मतलब लेफ्ट राइट मूवमेंट करते हैं, लैटरल मूवमेंट करते हैं, ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं करते, ठीक है, ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं करते, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल गुलाब जामुन का दे रहा हूँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सेल मेम्ब्रेन, तो आपको याद रखना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या बोला कि जो प्रोटीन का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लैटरल मूवमेंट होता है। प्रोटीन का मूवमेंट कैसा होगा बेटा, लैटरल मूवमेंट होगा, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर मैं, अब मैं इसको लिख देता हूँ, चलिए लिखिए मेरे साथ में आप लोग भी, लिखिए सेल मेम्ब्रेन में तरल फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड में प्रोटीन प्रोटीन का मूवमेंट मूवमेंट कैसे होता है, कैसा मैंने बताया, ऊपर नीचे कि लैटरल बताया था, लैटरल, याद रखेंगे, लैटरल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैटरल होता है, लैटरल होता है, ठीक है, ठीक है। लैटरल मूवमेंट मतलब क्या, कैसे, जैसे ये है ना, तो ये मूवमेंट कैसे होगा, इस तरह से होगा, ऐसे, ऐसे मूवमेंट होगा,
प्रोटीन इस तरह से हिलते रहते हैं, गति करते रहते हैं, लैटरली गति करते रहते हैं। ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखिए, प्रोटीन प्रोटीन की फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप मतलब ऊपर नीचे, फ्लिप फ्लॉप मतलब ऊपर नीचे, फ्लिप फ्लॉप गति, फ्लिप फ्लॉप गति का मतलब क्या बोला, ऊपर नीचे लिख दूं, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है ना, अप डाउन फ्लिप फ्लॉप गति नहीं होती, नहीं होती, प्रोटीन की फ्लिप फ्लॉप गति नहीं होती, फ्लिप फ्लॉप गति नहीं होती। ठीक है, नहीं होती, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन एक फास्फोलिपिड बाइलेयर, एक फास्फोलिपिड बाइलेयर से दूसरी क्योंकि ऊपर नीचे तो प्रोटीन मूवमेंट करेगा नहीं, तो इसलिए वो एक फास्फोलिपिड बाइलेयर से दूसरी फास्फोलिपिड लेयर में गति नहीं करते, नहीं करते हैं, गति नहीं करते। ठीक है ना, ठीक है, हो गया। चलिए अगला पॉइंट, एक और पॉइंट लिखिए, फास्फोलिपिड की तरलता, फास्फोलिपिड ही तो तरल है ना, तरलता कौन बना रहा है, फास्फोलिपिड की तरलता कई सारे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, कई सारे फंक्शंस के लिए, कार्यों के लिए इंपॉर्टेंट है, कई सारे कार्यों के लिए महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, जैसे कौन कौन से कार्य हो जाएंगे, कार्य मैं लिख देता हूं, पहला कार्य आपका क्या हो जाएगा, पहला कार्य आपका हो जाएगा इंटरसेल्यूलर जंक्शन, इंटरसेल्यूलर जंक्शन, JUNCTION, इंटरसेल्यूलर जंक्शन। दूसरा काम सिक्रीशन, ये सारा काम कौन कर रहा है, फास्फोलिपिड कर रहा है, ये सारे उसके फंक्शन है, याद रखेंगे ना। फास्फोलिपिड की तरलता कई सारे कार्यों के लिए इंपॉर्टेंट है, फास्फोलिपिड की जो तरलता है वो बहुत सारे फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इंटरसेल्युलर जंक्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, सेल ग्रोथ हो गई, सेल ग्रोथ कोशिका की वृद्धि, सेल ग्रोथ हो गई, सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन हो गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको मैं आगे अभी डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, वो है इंडोसाइटोसिस। इंडो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि
तभी होंगे जब फास्फोलिपिड की तरलता बनी रहेगी। फास्फोलिपिड अपने तरल रूप में पाया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ही ये सारे काम हो पाएंगे, वरना ये सारे काम हो नहीं पाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ठीक, तो अभी क्या यहाँ पे लिख दिया, अभी यहाँ पे क्या लिखा कि सेल मेम्ब्रेन में जैसे गुलाब जामुन मॉडल है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ऐसे ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था। उन्होंने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन में जो तरलता होती है वो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के द्वारा होती है, जैसे गुलाब जामुन मॉडल में चाशनी जो होती है, ठीक है ना, और जो प्रोटीन्स होती हैं वो तैरती रहती हैं उस चाशनी में, यानी कि उस तरल फास्फोलिपिड में प्रोटीन क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल मैंने इससे पहले जो बताया था कि समुद्र में जो है, समुद्र में जो बर्फीले द्वीप होते हैं वो तैरते रहते हैं। बिल्कुल बर्फीले द्वीप मतलब प्रोटीन को बोला गया है, और समुद्र का जल जो है वो कौन है, समुद्र का जल का मतलब फास्फोलिपिड। बिल्कुल बहुत ही आसान है, तो तरलता हमेशा कौन देगा, फास्फोलिपिड देगा। और यहाँ पर जो प्रोटीन की गति होगी वो कैसी होगी, लैटरल होगी। ये नहीं भूलेंगे आप लोग, प्रोटीन की गति कैसे होगी, लैटरल गति होगी बेटा, ये याद रखना है। प्रोटीन की गति यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप गति नहीं होगी, मतलब ऊपर नीचे प्रोटीन नहीं गति करेंगे, वो हमेशा लैटरल अगल बगल थोड़ा हिले डुलेंगे, लेकिन वो नीचे की तरफ गति नहीं करेंगे। इसीलिए कभी भी प्रोटीन एक फास्फोलिपिड बाइलेयर, क्योंकि प्रोटीन के नीचे क्या है, फास्फोलिपिड की बाइलेयर है, तो और फिर उसके नीचे एक और लेयर, दो लेयर है ना फास्फोलिपिड की, बाइलेयर होती है। तो इस तरह से प्रोटीन जब नीचे की तरफ गति नहीं करेंगे, अप डाउन मूवमेंट नहीं करेंगे, तो वो कभी भी एक फास्फोलिपिड बाइलेयर से दूसरी फास्फोलिपिड बाइलेयर में गति नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन की जो गति होती है वो कैसी होती है, वो होती है लैटरल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। चलिए थोड़ा सा और इसमें और कुछ डिटेल में आपको बताता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट करिए मेरे साथ में। चलिए नोट करिए, फास्फोलिपिड 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 तरलता तरलता प्रदान प्रदान इसलिए करता है, फास्फोलिपिड तरलता प्रदान इसलिए करता है, इसलिए करता है क्योंकि 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 मीनाक्षी है, मीनाक्षी, यह क्योंकि यह अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मीनाक्षी, कल वाला क्वेश्चन आपका आ गया डीपीपी वाला, क्योंकि यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्वेश्चन नंबर 9 डीपीपी 3, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। मैं आप सबसे इसीलिए कहता हूँ पर डे डीपीपी लगाया करिए, ठीक है ना, उससे आप बहुत स्ट्रांग बनेंगे, बहुत आपका रिवीजन होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो फास्फोलिपिड तरलता प्रदान इसलिए करता है क्योंकि यह किसका बना हुआ है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना हुआ है। ठीक है ना, फास्फोलिपिड क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, असंतृप्त वसीय अम्ल है। ठीक है ना, एक पॉइंट और लिखिए, फास्फोलिपिड 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 फास्फोग्लिसराइड फास्फोग्लिसराइड फास्फोलिपिड फास्फोग्लिसराइड्स के रूप में के रूप में पाए जाती है। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फास्फोलिपिड फास्फोग्लिसराइड्स के रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखिए, लिखिए यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में, या ऐसे लिखें यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी
स्टेबल मतलब स्थायित्व लाने के लिए, स्थिर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को, स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल CHOLES, कोलेस्ट्रॉल CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रॉल वेरी इंपॉर्टेंट। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता या नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में स्थायित्व लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और जरूरी बात, थोड़ा सा प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन की बात तो अभी तक ज़्यादा हुई नहीं इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, तो अब थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं कि सिंगल निकोलसन ने प्रोटीन के बारे में क्या बोला था। तो उन्होंने बोला था कि जो प्रोटीन होती है वो कितनी तरह की होती है, 2 प्रकार की होती है। प्रोटीन कितनी प्रकार की होती है, 2। अभी तक ऐसा कभी नहीं आया था, पहली बार आप ये बात सुन रहे हैं मेरे मुंह से। सेल मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी मॉडल में ये बात नहीं बताई गई, ये बात फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ही आकर बताई जा रही है, इसीलिए ये सर्वमान्य मॉडल है, ठीक है ना। तो प्रोटीन इसमें कितनी प्रकार की बताया सिंगल निकोलसन ने, 2 प्रकार की बताया। कौन कौन सी? सबसे पहली प्रोटीन जो थी उसका नाम उन्होंने बोला पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन, जिसका और एक नाम है क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर पाई जाने वाली, एक्सट्रिंसिक क्या, प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन। और दूसरी जो थी वो क्या थी, इंटेग्रल प्रोटीन, जिसका एक दूसरा नाम इंट्रिंसिक, अंदर पाई जाने वाली, इंट्रिंसिक, ठीक है ना। तो 2 तरह के प्रोटीन बताए इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, एक तो पेरीफेरल प्रोटीन उन्होंने बताया, और दूसरी प्रोटीन जो बताया वो क्या बताया, वो इन्होंने बताया कौन सी, इंटेग्रल प्रोटीन। अब पेरीफेरल प्रोटीन के बारे में क्या बात आपको याद रखनी है, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या, कि ये कहाँ पाई जाती है, ये सतह पर पाई जाती है, मेम्ब्रेन की सतह पर, बाहर पाई जाती है, सतह पर पाई जाती है, सतह पर पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्योंकि बाहर पाई जाती है, इसका नाम इसीलिए तो पेरीफेरल है, पेरीफेरी मतलब परिधि होता है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की तरफ, तो ये प्रोटीन बाहर, अभी मैं फिगर दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये पेरीफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक क्यों कहलाती है, क्योंकि ये सतह पर पाई जाती है और इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इसको आसानी से अलग
कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इंटीग्रल प्रोटीन में इसका उल्टा हो जाएगा। ये कहाँ पाई जाएगी इंटीग्रल प्रोटीन? तो ये बेटा पाई जाएगी कहाँ पर? ये अंदर 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 आंशिक या पूर्ण रूप से, आंशिक मतलब अधूरा, आंशिक यानी इनकम्प्लीट, या पूर्ण रूप से, आंशिक या पूर्ण रूप से क्या धसी रहती है। ये आंशिक या पूर्ण रूप से क्या करते हैं? धसे रहते हैं। ये प्रोटीन धसे रहते हैं अंदर मेम्ब्रेन में, सतह पर नहीं होते, सतह के अंदर आंशिक या पूर्ण रूप से धसे रहते हैं, ठीक है ना, धसे रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो ये आसानी से कल मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सी प्रोटीन को आसानी से अलग किया जा सकता है मेम्ब्रेन में से, कौन सी प्रोटीन को नहीं कर सकते। ये आसानी से पृथक नहीं किए जा सकते, अलग नहीं किए, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, आसानी से ये पृथक नहीं किए जा सकते। हो गया, चलिए ठीक। तो ये मैंने आपको क्या बताया, पेरिफेरल और इंटीग्रल दो तरह की मेन प्रोटीन यहाँ पर होती है। कहाँ पर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ऐसा बताया गया कि दो तरह की प्रोटीन यहाँ पर होती है, ठीक है ना। अगली बात जो आपको यहाँ पे जाननी है वो ये कि, ठीक है, अगली बात यहाँ पर जो आपको जाननी है वो ये, देखिए कुछ पॉइंट नोट करिए आप। इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखिए, देखिए कुछ प्रोटीन कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन के आर पार, कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन के आर पार पाई जाती हैं। कुछ प्रोटीन मेम्ब्रेन के आर पार पाई जाती हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? टनल प्रोटीन। याद रखेंगे, टनल, TUNNEL, टनल प्रोटीन। इन्हें क्या बोलेंगे बेटा? टनल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार पाई जाती हैं, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक होती हैं, ठीक है ना, एक साइड से दूसरी साइड तक होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? टनल प्रोटीन कहते हैं। बहुत आसान है, याद कर लेंगे एक बार में इसको, कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। अब जैसे टनल प्रोटीन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, फिगर में आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा इसका। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है ना, ये क्या है? फास्फोलिपिड बाइलेयर हो गई, ठीक है। हो गया, ये आपकी फास्फोलिपिड बाइलेयर हो गई। तो ये प्रोटीन कैसे होगी? ये इस तरह से, ऐसे अंदर, ऐसे आर पार पूरा एक तरफ से दूसरी तरफ, इस तरह से ये प्रोटीन पाई जाएगी। इसी प्रोटीन को आप क्या बोलोगे? इसी प्रोटीन को आप बोलोगे क्या? टनल प्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो पूरे मेम्ब्रेन में आर पार पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? टनल प्रोटीन कहते हैं ना। ये अलग है, एक्सट्रिंसिक पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन वो तो थी ही, पेरिफेरल प्रोटीन बाहर बाहर पाई जाती थी, इंटीग्रल प्रोटीन थोड़ा अंदर धसी रहती थी, और ये प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है टनल प्रोटीन, ये क्या है? पूरी मेम्ब्रेन में आर पार पाई जाती है, ठीक है, याद हो गया। चलिए, इस तरह से मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? तीनों मॉडल मैंने आपको पढ़ा दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। पहला मॉडल जिसको कि हम लोगों ने सैंडविच मॉडल बोला था, डेनियली और डेविसन ने दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर होती है, पर उस मॉडल को जो है बाद में स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद अगला मॉडल जो आपने पढ़ा बेटा, उस मॉडल का नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में भी वही बात बताई गई थी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर होती है। बस एक बात अलग बताई थी कि रॉबर्टसन ने बोला था कि सेल के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, सारी मेम्ब्रेन्स
स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ये एक नई बात उन्होंने बताई थी, पर इस मॉडल को भी बाद में अस्वीकार कर दिया गया, इस मॉडल को भी माना नहीं गया। तो ये जो दोनों मॉडल थे, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दोनों मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया। फिर बाद में तीसरा मॉडल जिसको कि सिंगर और निकोलसन ने दिया, वो मॉडल आया कौन सा, फ्लूइड मोजेक मॉडल, जिसको सारे लोग मानते हैं, सर्वमान्य मॉडल है। और यही मॉडल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। इसमें बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक अर्ध तरल होता है, सेमी फ्लूइड होता है, और उसके अंदर जो तरलता होती है वो फास्फोलिपिड प्रदान करता है, और जो प्रोटीन होता है वो जैसे समुद्र में बर्फीले द्वीप तैरते हैं, उसी तरीके से तरल फास्फोलिपिड में प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो तैरते रहते हैं, और वो जो मूवमेंट करते हैं प्रोटीन के अणु वो लैटरल करते हैं, वो कभी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट यानी ऊपर नीचे अप डाउन मूवमेंट नहीं करते, वो केवल लैटरल मूवमेंट करते हैं प्रोटीन के अणु। और उसको समझाने के लिए मैंने आपको स्टेटमेंट भी लिखाया और बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल भी बताया। फिर इसमें आगे बताया गया कि प्रोटीन भी दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बाहर की तरफ होती है, उसको आसानी से अलग किया जा सकता है, और दूसरी प्रोटीन जो होती है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि अंदर की तरफ होती है, जिसको आसानी से अलग नहीं कर सकते, जो पूर्ण या आंशिक रूप से अंदर की तरफ होती है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और मैंने यहाँ पे बताया कि कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो मेम्ब्रेन के आर पार पाई जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन कहते हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया। तो इस तरह से ये तीनों मेम्ब्रेन्स के जो ये तीनों मॉडल्स थे सेल मेम्ब्रेन के, वो मैंने आपको बता दिए। चलिए इस लेक्चर के लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। फंक्शंस, जो भी पॉइंट्स आपको नहीं आते हैं वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साथ ही मैं पीडीएफ तो इसकी प्रोवाइड कर ही देता हूँ आपको, तो आप बाद में पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में उसको देख लिया करिए। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला, कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं ना इसको, के कार्य, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट परिवहन। सेल मेम्ब्रेन के मॉडल मैंने आपको पढ़ा दिए, अब बेटा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसके फंक्शन बता रहा हूँ। तो परिवहन, परिवहन करती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तमाम तरह के पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका से बाहर, कोशिका से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आते जाते रहते हैं। तो अब ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें जो है मेनली ये 3-4 टाइप का होता है, ठीक है ना। तो पहला जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपका, पहला ट्रांसपोर्ट वो आपका कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, चलिए लिखिए, इस प्रकार का परिवहन इस प्रकार का परिवहन सांद्रता विभव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांद्रता विभव, कंसंट्रेशन पोटेंशियल, सांद्रता विभव मतलब ज्यादा से कम, कम से ज्यादा। तो सांद्रता विभव का मतलब जान रहे हैं ना, कि एक तरफ जिधर ज्यादा अणु होंगे और एक तरफ कम अणु होंगे, एक साइड में ज्यादा होंगे एक साइड में कम होंगे ना, बराबर मात्रा में नहीं होंगे। तो इसको इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सांद्रता विभव बोलेंगे। तो इस प्रकार का परिवर्तन सांद्रता विभव के साथ साथ होता है, सांद्रता विभव के साथ साथ होता है, होता है, ठीक है ना। मतलब क्या, आगे अगला पॉइंट लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं कि हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट किधर से किधर होगा, वो होगा हाई कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता,
हाई कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता से लो कंसंट्रेशन यानी निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, उच्च सांद्रता से निम्न हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, याद रखेंगे। इसीलिए पहला पॉइंट लिखा था कि सांद्रता विभव के साथ साथ होता है। अब उसी बात को यहाँ पे क्लियर किया गया। इसका मतलब ये कि हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी पदार्थ होगा, जल होगा, शर्करा होगा या कोई भी पदार्थ होगा, वो पदार्थ जिधर ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ वो सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ क्या करेगा, गति करेगा और चला आएगा, ठीक है ना। और एक बहुत जरूरी पॉइंट यहाँ पर लिखिए कि इसमें जो है आपको ऊर्जा की आवश्यकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा यानी एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता, एनर्जी की जो नीड है, ऊर्जा की आवश्यकता वो नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, याद हो जाएगा ना आपको, नहीं होती है, ठीक है। ठीक, चलिए ये तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट में, पहला हो गया क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा, हाँ, कंसंट्रेशन पोटेंशियल, ठीक है, कंसंट्रेशन पोटेंशियल, ठीक है। एक पॉइंट और वहां पे लिखिए, एक पॉइंट और उसमें लिखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट में कि जल का परिवहन यानी वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा, जल का परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। जल का परिवहन मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट ना। वाटर जब जाएगा तो वो कैसे जाएगा, परिवहन भी उच्च सांद्रता से, हमेशा उच्च सांद्रता मतलब जिधर ज्यादा होगा, जिधर उसके अणु ज्यादा मात्रा में होंगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, जिधर जल के मुक्त अणु ज्यादा मात्रा में होंगे उधर से वो कम मात्रा की तरफ जाएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। अगर कोशिका के बाहर जल ज्यादा है तो वो कोशिका के अंदर चला आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ, और अगर कोशिका के अंदर जल की मात्रा ज्यादा है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता हुआ जल बाहर की तरफ चला जाएगा। तो हमेशा जल का जो परिवहन होगा वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ होता है, याद हो गया, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जल के विसरण को, विसरण मतलब हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाना, जल के विसरण को, विसरण मतलब क्या होता है, अधिक से कम की तरफ, जल के विसरण को क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल के विसरण को क्या बोलते हैं, परासरण, इंग्लिश में ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, जल के विसरण को क्या बोलते हैं, परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो लिखवाया, ये सारा लिखवाया फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में पहला ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में पहला फंक्शन पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। अब दूसरा फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, दूसरा ट्रांसपोर्ट में ही वो हो जाएगा क्या। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको नोट में लिखवा देता हूँ, जरूरी है लिखना इसको, जरा इसको भी लिख लें आप लोग, नोट में लिखिए कि कुछ पदार्थों का, कुछ पदार्थ यानी सबस्टेंसेस, हिंदी इंग्लिश दोनों पता रहनी चाहिए, कुछ सबस्टेंसेस का ट्रांसपोर्ट, कुछ पदार्थों का परिवहन, कुछ पदार्थों का परिवहन किधर से किधर, नॉन पोलर, नॉन पोलर फास्फोलिपिड लेयर, नॉन पोलर फास्फोलिपिड लेयर, नॉन पोलर फास्फोलिपिड लेयर से नहीं हो पाता, से नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, इस हेतु या इसलिए, इसलिए क्या चाहिए, अब देखिए एक और प्रोटीन आ गई, कौन सी, कैरियर प्रोटीन, इसलिए कैरियर, कैरियर प्रोटीन, इसलिए कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन,
की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। तो कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है सेल मेम्ब्रेन में? क्योंकि कुछ पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, वो नॉन पोलर फास्फोलिपिड लेयर से नहीं हो पाता, मतलब अंदर वो कुछ सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते, इसलिए वहां पर क्या चाहिए होती है? कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, है। ठीक है ना, ये आपने नोट में लिख दिया। अब आप सेकंड लिखेंगे ट्रांसपोर्ट में ही, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लिखिए, ये किधर से किधर होगा? निम्न सांद्रता, उल्टा, निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है। ये जो परिवहन है किधर से किधर की तरफ होगा? एक्टिव वाला निम्न सांद्रता से, उल्टा नहीं करेंगे, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, ऊर्जा, ऊर्जा, ठीक है ना, उसमें आपने लिखा था ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आप लिखेंगे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। याद रखना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा भी लगती है, ऊर्जा चाहिए होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और एक पॉइंट और लिखिए इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसमें 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 सोडियम पोटेशियम पंप, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको, मैं आपको, ये आगे आएगा, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप लोग बस इसी तरह से पढ़ते रहिए, ये आएगा आगे, एक पूरा डिटेल टॉपिक आएगा। अभी आप लिख लें, इसमें सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? कार्य करता है, किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो आपने इतना याद है, इसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है अणुओं का, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसमें सोडियम या पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो कार्य करता है। ठीक है ना, ये आपका दूसरा ट्रांसपोर्ट में दूसरा प्रकार हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला था पैसिव, तीसरा अब जो रहेगा वो आपका हो जाएगा क्या? एंडोसाइटोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो मतलब होता है अंदर, साइटोसिस मतलब होता है कोशिका, सेल। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि सेल के अंदर, सेल के अंदर, सेल के अंदर पदार्थ का आना, सेल के अंदर पदार्थों का आना, उसी को क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। सेल के अंदर पदार्थों का आना क्या कहलाएगा? एंडोसाइटोसिस कहलाएगा। अच्छा, एंडोसाइटोसिस भी दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का फिर से होता है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहला जो होता है उसको आप बोलते हो पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। और दूसरा जो होता है उसको आप बोलते हो फैगोसाइटोसिस। फैगो, नोट करते जाओ, फैगो, वेरी वेरी, सब रिवाइज करो बहुत अच्छे से, फैगोसाइटोसिस, ठीक है ना। अब पिनोसाइटोसिस क्या होता है? पिनोसाइटोसिस मतलब, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, ड्रिंक करना मतलब पीना, सेल ड्रिंकिंग। पिनोसाइटोसिस क्या बोल सकते हैं? सेल ड्रिंकिंग कह सकते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं सेल, सेल ईटिंग, खाना, कोशिका खाती है और कोशिका पीती है। तो सेल ड्रिंकिंग मतलब पिनो से उल्टा नहीं करेंगे, पिनोसाइटोसिस, और फाइगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेल ड्रिंकिंग का मतलब या पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? तरल, क्योंकि पिएंगे किसको? तरल को पिएंगे ना,
ठोस को थोड़ी ना पियेंगे। तो तरल पदार्थ का क्या करना, अंदर आना, ठीक है ना। अंदर आने को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण, ठीक है ना, अंतर्ग्रहण, ठीक है। तरल पदार्थ का अंदर आना। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठोस, क्योंकि खाएंगे किसको, ठोस को। तो ठोस पदार्थ का जो अंतर्ग्रहण होगा, जब सेल के अंदर ठोस पदार्थ आएगा तो उसको आप क्या बोलोगे, फैगोसाइटोसिस। आप जब तरल पदार्थ आएगा तो उसको बोलोगे क्या, पिनोसाइटोसिस। कुल मिला के चाहे फैगोसाइटोसिस हो चाहे पिनोसाइटोसिस हो, दोनों क्या कहलाएगा, एंडोसाइटोसिस ही तो कहलाएगा ना, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, सेल के अंदर पदार्थ आ रहा है, ठीक है ना। याद हो गया, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये आपका तीसरा हो गया। तो पहला मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट में क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा मैंने बताया एंडोसाइटोसिस। अब फोर्थ जो आपका होगा बेटा, वो आपका होगा एंडोसाइटोसिस के बाद अगला जो आपका होगा वो होगा एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। फोर्थ, एक्सो मतलब बाहर, एंडोसाइटोसिस का ठीक उल्टा। एक्सो मीन्स होता है क्या, बाहर। एक्सोसाइटोसिस मतलब आप जान गए होंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ जो भी होगा, वो क्या करेगा, वो सेल के अंदर नहीं आएगा, बल्कि वो पदार्थ को क्या करेंगे, सेल से बाहर निकालेंगे। पदार्थ को सेल से बाहर निकालना, बाहर निकालना। तो कोई भी पदार्थ जो है उसको सेल से बाहर निकालना ही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ट्रांसपोर्ट में पहला पहला फंक्शन आपको बताया, ट्रांसपोर्ट मतलब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में पहला फंक्शन मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट। अब दूसरा जो है वो क्या, लिखिए, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इसको मैं बता चुका हूँ, मत भूलिएगा ये चीज़ कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ अंदर की बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इधर से आ रहा है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल, याद रखेंगे ना इसको, कई बार मैंने बताया। अगला फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना, देना, क्या देगी, प्रोवाइड शेप मतलब आकार, शेप टू सेल मतलब कि कोशिका को शेप देना, आकृति देना, आकार आकृति देना, ठीक है ना। चलिए अगला फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बेसिकली यही इतने ही फंक्शन होते हैं बेटा। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इतना जो मैंने आपको पढ़ाया ये सारे क्या थे, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें सबसे पहला ट्रांसपोर्ट था। ट्रांसपोर्ट में 4 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो कि सांद्रता विभव के साथ साथ होता है, वो हमेशा उच्च सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। और जल का जो परिवहन, जल का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट, वो भी हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। और जब जल का ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ पदार्थों में, कुछ सबस्टेंसेस का जो परिवहन, जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो नॉन पोलर फास्फोलिपिड लेयर से नहीं हो पाता अंदर से, इसलिए वहाँ पे कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ये हो गया आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने क्या बोला कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है। एक बार जरूर नोट्स को रिवाइज करना है वरना आप भूल जाओगे, तो इसको अपने दिमाग में बना के रखना है बच्चों, लाइफ टाइम के लिए। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करता है, ठीक है ना। आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको, उसके लेक्चर में, उसके टॉपिक में, उसके लेसन में मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना।
अगला फंक्शन जो था वो था ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता था, सेल जो होते थे उनमें पदार्थ जो होता था वो अंदर आता था, ठीक है ना। और सेल के अंदर पदार्थ जब अंदर आता था तो सेल के अंदर पदार्थ के अंदर आने को भी क्या बोलते थे, एंडोसाइटोसिस कहते थे। और ये जो एंडोसाइटोसिस होता था ये दो टाइप का होता था, एक पिनोसाइटोसिस और दूसरा फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, सेल का ड्रिंक करना, और फैगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग कहते हैं, मतलब सेल का खाना, ठीक है ना। तो जब तरल पदार्थ का अंतर्गत, जब सेल के अंदर तरल पदार्थ आएगा तो वो पिनोसाइटोसिस कहलाएगा, और जब ठोस पदार्थ आएगा तो उसको फैगो। इसको मत भूलिएगा प्लीज, ये बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला जो मैंने आपको बताया था इंडो के बाद वो था एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, पदार्थ जो है वो सेल से बाहर जाते हैं। फिर एक पॉइंट मैंने आपको और फंक्शन बताया कि सेल वॉल सेलेक्टिव परमेबल होती है, मतलब चुनिंदा चीजें ही सेल वॉल के थ्रू जो होती हैं वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाती हैं, सभी चीजें नहीं जाती, ठीक है ना। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को शेप प्रोवाइड करती है, कोशिका को आकृति और आकार भी देती है। समझ में आ गई बात ना। तो ये सारा हो गया आपका क्या, सेल मेम्ब्रेन के से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, वो सारी बातें मैंने आपको समझा दी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल के किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे।